नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले ये नजर डालें हेडलाइंस पर। हाथरस में हुए दुष्कर्म के विरोध में दुर्ग के युवा कांग्रेसियों ने जलाया यूपी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला। पुलिस के साथ हुई झूमाझटकी। हाईटेक में हुई फिर एक मौत से परिजनों का भड़का आक्रोश। अस्पताल प्रबंधन पर लगाया घोर लापरवाही का आरोप। कोसानाला में 17 करोड़ से बनेगा रिटर्निंग वॉल। महापौर देवेंद्र यादव की पहल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी स्वीकृति। अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का दुर्ग के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक पर पुतला दहन किया। जिस तरह से अभी के हालात में पूरे भारत में मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों व उसके दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक जांच की मांग की जा रही है, वहीं इसी मामले में आक्रोशित दुर्ग के युवा कांग्रेसियों द्वारा भी अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग के पटेल चौक पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे युवा कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ का पुतला बनाकर नारेबाजी की और चौक में प्रदर्शन करते हुए पुतले को अग्नि के हवाले किया। गौरतलब है कि आक्रोशित कांग्रेसियों से पुतला न जला देने व पुतला छीनने के चक्कर में थोड़ा खींचतानी भी यहां पर की गई, मगर इसके पूरे विरोध के साथ सभी कांग्रेसियों ने पुतला जलाकर अपने विरोध प्रकट किया। इसे लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हाथरस सही उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, बुलंदशहर बोलो, बलरामपुर बोलो, और भी शहरों में हमारी बेटियों के साथ अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। और अत्याचार होने के बाद, रेप होने के बाद, बलात्कार होने के बाद मर्डर कर जा रहा है, उनकी स्थिति ऐसी कर दी जा रही है, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको न्याय देने के बजाय प्रशासन और शासन के द्वारा ही उसको दबाया जा रहा है। उसके खिलाफ में हम लोग आज पुतला दहन किए हैं। कल मौन व्रत रखा जाएगा अम्बेडकर जी के मूर्ति के सामने पूरे प्रदेश भर में। हम चाहते हैं कि उस बेटी को न्याय मिले और जल्द से जल्द मिले। और न्याय इसलिए मिलना जरूरी कि अन्य बेटियों के साथ देश के अंदर किसी बेटी के साथ ऐसी घटना न हो, क्योंकि पुलिस के द्वारा रात को 2:30 बजे अंतिम संस्कार किया गया, जो अपने हिंदू धर्म के रीति रिवाज के खिलाफ है। इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। दुष्कर्म के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न करते हुए मामले को दबाने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार की जा रही है, जो कि बेहद निंदनीय है। पूरे देश में इस मामले के साथ अन्य मामलों पर भी जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब देखना ये होगा कि देश भर में किया जा रहा यह विरोध किस तरह का रंग आगामी दिनों में लाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ हुए दुष्कर्म के बाद से देश भर में आक्रोश। युवा कांग्रेस द्वारा सिविक सेंटर में मशाल रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शित किया गया। साथ ही प्रदेश के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की गई। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मनीषा वाल्मीकि के साथ हुए दुष्कर्म व हत्याकांड को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। साथ ही उचित न्याय करने हेतु प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय सचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी मोहम्मद शाहिद के नेतृत्व में शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर में विशाल मशाल रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया गया और साथ ही देर तक प्रदर्शन भी किया गया। यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तुलसी साहू विशेष रूप से शामिल हुई। मृतका मनीषा को न्याय दिलाने यहाँ पर देर तक प्रदर्शन किया गया व उचित न्याय की गुहार भी लगाई गई। मनीषा हम शर्मिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है। We want justice, 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 we want justice। गांधी जी ने उस पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश की, उनको रोका गया
और उसके विरोध में जो उनके साथ अभद्रता की गई उसके विरोध में और मनीषा को न्याय को लेकर हम सड़क पर उतरे हैं मशाल लेकर। और हम योगी आदित्यनाथ को और इस देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं कि वो हमें कितना भी कोशिश कर ले रोकने की, ना तो वो हमारी आवाज को रोक पाएंगे ना हमें रोक पाएंगे। मनीषा हम शर्मिंदा है। बहरहाल इस हृदय विदारक घटना की निंदा करते हुए युवकाइयों ने आवाज तो बुलंद की है व न्याय की गुहार भी लगाई है। देखना है लगातार हो रहे विरोध को लेकर किस तरह का असर उत्तर प्रदेश की सरकार पर पड़ता है व इस मामले पर किस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। दूसरी ओर निजी अस्पतालों की मनमानियों में हाईटेक अस्पताल का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। ताजा मामले में अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही पूर्वक उपचार करने के साथ ही मरीज की मृत्यु के बाद भी मेडिसिन के नाम पर भारी भरकम बिल थमाने का आरोप परिजनों ने लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। हाईटेक हॉस्पिटल, जी हाँ, नाम बड़े व दर्शन छोटे। आपने सही सुना। अगर आपके परिवार में कोई अस्वस्थ है और आप ठीक कराने के उद्देश्य से हाईटेक हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल से आपका मरीज जिंदा आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर हाँ आपको लाखों रुपए का बिल जरूर भरना पड़ेगा। कमाई का जरिया बन चुके हॉस्पिटल प्रबंधन को कोई मतलब नहीं, पेशेंट जिए या मरे उनको सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है। गौरतलब है कि निजी अस्पतालों की मनमानी इन दिनों कोविड काल में जग जाहिर है। इस संक्रमण के दौर में निजी अस्पतालों ने उपचार के नाम पर मोटी रकमों से घालने का काम कर रहे हैं या लापरवाही पूर्वक उपचार कर उन्हें आश्वस्त नहीं कर रहे हैं। ताजा मामले में अगर गौर करें तो इन दिनों सुर्खियों में स्मृति नगर स्थित अपोलो हाईटेक हॉस्पिटल है। महज कुछ दिन पूर्व ही हाईटेक अस्पताल में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां परिजनों ने लापरवाही पूर्वक उपचार करने का आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगाया था। पर वहीं बीती शाम भी एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जहां परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों की माने तो मृतक महेश जैन को बीते 18 सितंबर को हाईटेक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं कोविड टेस्ट भी मृतक का निगेटिव रहा। 25 से 30 तारीख तक मृतक जनरल वार्ड में ही रहा। वहीं 30 सितंबर को आईसीयू में भेजा गया, जहां उपचार के दौरान बीती शाम 3 अक्टूबर को उसकी मौत भी हो गई। ये सूचना परिजनों को भी दी गई, पर वहीं परिजनों का आरोप है कि जब मरीज की मृत्यु हो चुकी थी तो दवा का बिल क्यों थमाया गया। परिजनों ने अपनी पीड़ा न्यूज टीम के समक्ष बयां की है। हमारे पेशेंट को 18 तारीख को थोड़ी सांस लेने में दिक्कत थी। हम लोगों ने सवेरे बीपी पेशेंट है, वो बीपी लो हुआ था उनका, तो हम चंदूलाल में उनको ले गए ट्रीटमेंट के लिए। तो उन्होंने बोला कि ये इनका रैपिड टेस्ट करवाइए आप। रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आया तो हम लोगों ने उनको बेड ना होने की वजह से शाम को 7 बजे करीब हाईटेक हॉस्पिटल में एडमिशन दिया। इनको 7:30 बजे करीब इन्हें एडमिट लिया यहाँ पर। उसके बाद इनका ट्रीटमेंट चलता रहा, 2 दिन आईसीयू में रहे। उसके बाद इन्होंने जनरल वार्ड में शिफ्ट किया 25 तारीख को। 25 से 30 तक ये जनरल वार्ड में रहे, सबसे मिलने दिया जब तक के पेशेंट पॉजिटिव कहते रहे ये लोग। और फैमिली मेम्बर्स को बिना पीपी किट पहनाए, बिना कुछ किए, बिना सिक्योरिटी पर्पस की इन्होंने अंदर घुसने दिया, सब मिलने दिया पेशेंट से। उसके बाद बोलते हैं कि पेशेंट निगेटिव है आपका। 30 तारीख को इन्होंने फिर आईसीयू में डाला। इनकी किडनी और हार्ट वगैरह क्या क्या बताया, बोले अटैक आ गया है, तो इन्होंने 30 तारीख को आईसीयू में डाला। उसके बाद 1 तारीख को हमको शाम को बुलाते हैं काउंसलिंग में, बोलते हैं कि आपका पेशेंट रात सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो रात कटना भी मुश्किल है। फिर दूसरे दिन पेशेंट वापस व्हील चेयर में इनको लेकर के टेस्ट के लिए जा रहे थे, मिसगाइड किया हमने, ठीक है। 1 तारीख को इन्होंने बोला कि हम हार्ट के डॉक्टर हमारे पास नहीं है, वो खुद पॉजिटिव है और एडमिट है यहीं पर, तो हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हम बाहर से बुलाते हैं। आकाश बख्शी करके कुछ उन्होंने नाम लिया था। उसके बाद 1 तारीख को हमको नहीं बोला गया कि आप दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए। कल हमको बोलते हैं कि हमारे पास हार्ट का डॉक्टर नहीं है, आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है, आप यहाँ से उनको जितना जल्दी हो सके निकाल लीजिए। हमने पूरी प्रक्रिया करी, हमको 2 से 3 घंटे लग गए। हम जब प्रक्रिया करके हम एम्स ले जाने की हमने कर ली थी, उसका ले जाने लगे तो ये बोलते हैं आपके पेशेंट कोमा में चले गया है और आपका बीपी पल्स उनकी पल्स रेट 50 से नीचे आ गई है, अभी ले जाने की स्थिति में नहीं है। तदुपरांत आधे पौन घंटे बाद उन्होंने हमको डिक्लेयर कर दिया कि आपका पेशेंट नहीं है। आज से 15 दिन पूर्व दुर्ग में एक ठेला व्यवसायी हैं, जैन परिवार के हैं, उनके पिताजी को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी। तो किसी हॉस्पिटल द्वारा उनको लिया नहीं जा रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे आके संपर्क किया। तो यहाँ उन्होंने 80,000 रुपये जमा करा के उनको एडमिट लिया गया। उसके दौरान उनका इलाज चालू किया और बताया गया कि हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। और 15 दिन के बाद कल उनको बोला गया कि आपके पिताजी सीरियस हो गए हैं और आप इनको ले जाइए।
एम्स में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए करके। जब कुछ देर के बाद उन्होंने बताया कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने के बाद परिवार, दुखी परिवार जब सुबह आया उनको ले जाने के लिए, तो बताया आपका 1,35,000 रुपये का बिल पेंडिंग है। तो बिल का जब उन्होंने क्लियरेंस कराने मेडिकल स्टोर में गए तो उन्होंने बताया कि आपका मेडिकल बिल भी बचा हुआ है। तब मेडिकल बिल के चेक किए तो उन्होंने बताया कि आज सुबह भी उनको दवा दी गई है। जब कल वो मृत्यु हो चुकी थी तो आज सुबह किनको दवाई दिया गया है, और इस विषय को लेकर यहाँ आंदोलन किया गया है कि हॉस्पिटल द्वारा अभी तक भी जो भी इलाज किया गया है। आप लोग को कैसे पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है? कल डॉक्टरों द्वारा घोषित किया गया है और पीड़ित परिवार उन्हें खुद ही मरचूरी में रख के आया है। तो दवाई कब मंगाया गया? दवाई जब सुबह बिल उनसे क्लियरेंस करने के आ गया तो बिल देखा गया तो बोले कि आज सुबह 5 बजे हम उनको दवाई दिए, बोलते मेडिकल वाले। मृत घोषित कब की, कितने बजे की है? कल रात को 8 बजे करीब आसपास। अभी क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं कि हम किसी प्रकार का बिल नहीं देंगे, इस मामले की पूरी जांच हो और उस परिवार को बॉडी बिना किसी शुल्क के उनको दिया जाए ताकि वो उनका अंतिम संस्कार करे। बाकी की कार्रवाई के लिए हम आगे आंदोलन करेंगे। हमारी मांग हमने रखी थी, यहाँ आंदोलन किया, उसका भी हॉस्पिटल प्रबंधन ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उस मांग को पूरा करते हुए अब पीड़ित परिवार को अभी बॉडी देने की घोषणा की है। यहाँ हाईटेक हॉस्पिटल में पता चला कि मरीज 9 बजे रात को ख़त्म हो गया था, किंतु उसको सुबह जब उसका डिस्चार्ज यानी बॉडी को देने के लिए लगे तो उनका 1.5 लाख का बिल थमा दिया मरीजों को। पर ये गलत व्यवहार है क्योंकि ऑलरेडी 9 बजे मरीज ख़त्म हो गया था, पर कम से कम वो जो बिलिंग हुआ उसका हम देखते हैं तो उसका बिलिंग लगभग 1:30 बजे 2 बजे का बिलिंग दिखा रहा है। वास्तव में प्रसाद ये हॉस्पिटल की लापरवाही है, और हॉस्पिटल की लापरवाही होते हुए हाईटेक में आज पता चलता है कि यहाँ मरीजों की मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ इलाज बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है। प्रशासन से हम चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल की ओर ध्यान दें। शासन प्रशासन अगर इसी तरह अगर हॉस्पिटल को खुली आम छूट दे दे तो वास्तव में मरीजों के ऊपर क्या बीतेगी। ऐसी अभी भिलाई दुर्ग की वातावरण बहुत खराब है। तो शासन प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि जो मरीज है उनके ऊपर ध्यान देकर कम से कम यहाँ जो है उसको ठीक किया जाए, ताकि जो मरीजों के ऊपर जो जन प्रक्रिया है उसके ऊपर सुधार किया जाए। वास्तव में आज बहुत गलत है। यहाँ हॉस्पिटल की निरंतर शिकायतें आ रही, तो आज भिलाई जिला युवा मोर्चा द्वारा और दुर्ग युवा मोर्चा भिलाई द्वारा इसकी घोर निंदा करते हैं। और इस ओर शिकायत मिलने पर हमारे दुर्ग और भिलाई युवा मोर्चा इस और मरीजों के ऊपर जो गलत नीतियों से जो बिल लिया जा रहा है उसके खिलाफ हम आंदोलन की। इन सब घटनाओं के बीच हाईटेक अस्पताल मूक बना रहा। मामले में जब मीडिया ने साक्ष्य जानना चाहा तो अस्पताल प्रबंधन पल्ला झाड़ता नजर आया, वहीं गोलमोल जवाब देकर उलझाता भी नजर आया। 9:30 बजे जो ना वो नहीं रहे थे तो उनको डिक्लेयर कर दिया गया था रात को 9:30 बजे। बट जो है सुबह इनका कहना हुआ कि जो बिलिंग है 4 तारीख को बिलिंग हुआ है जो आपको है 745 रुपये की। जो मृतक है महेश जैन, उसके परिवार वालों का आरोप ये है कि उनके मामा जी जो हैं वो डेथ कर गए थे। उसके बाद आप लोगों ने उसके लिए मृत शरीर के लिए दवाई मंगाया, ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ जी मैं उसके बारे में तो मरे हुए लोगों के लिए दवाई मंगाकर उसको जीवित किया जा सकता है क्या? नहीं सर, दवाई पहले जा चुकी थी, बिलिंग शुरू लेट से हुई है। दवाई जो है 3 तारीख को 6:30 बजे दवाई जा चुकी थी उनका, और बट बिलिंग जो है ना वो भी कितने रकम का 745 रुपये का, जिसका बिलिंग जो है डिले होने के कारण जो है बिल जा चुका था, क्रेडिट में रहता है। बिलिंग सुबह उसको वो किया गया, मैं दवाई जा चुका था इनका, उसका वो भी है। हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा शर्त रखा गया था कि पैसा जमा करने के बाद ही बॉडी दिया जाएगा। सर ऐसा कोई शर्त नहीं रखा गया था। अभी वो हंगामा आपके सामने ही ऐसा हो रहा है कि बिलिंग को लेकर के शुरू से हाईटेक हॉस्पिटल विवादों में रहा है। क्या ये पैसा कमाने का अड्डा बन चुका है? ऐसा कुछ नहीं है सर कि कोई अड्डा बन गया पैसा कमाने का। जो जेन्युइन बिल है जो आ रहे हैं मैं उनको बतला भी रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। बैठ के बात होंगे तो सभी बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। पीड़ित के परिजनों द्वारा हंगामा करने के बाद हॉस्पिटल प्रबंधन बोलता है कि बॉडी निःशुल्क दे दिया जाता है। जहाँ तक लगता है कि जैसे फंसने की बात आती है तो प्रबंधन सरेंडर हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, वो हंगामा हो रहा है, बोला हम गरीब लोग पैसा नहीं दे पाएंगे, अब क्या करें। ये तो पहले बिना पैसे के बॉडी नहीं दिया जाएगा बोलते हैं, और एक तरफ जहाँ हंगामा शुरू होता है उसके बाद प्रबंधन सरेंडर हो जाता है। क्या लगता है? नहीं, वो हंगामा के बाद कोई सिलेंडर नहीं होता है सर। अभी बोले कि गरीब आदमी है, जैसा है वैसा। हम लोग कोई गलत नहीं किया गया। 745 रुपये का बिल है ना। कोई रात को आपका 745 रुपये का बिल नहीं बना देगा। एक दवाई जा चुका था, उनको पूरा चीज डिटेल दिखाया गया है। हाईटेक हॉस्पिटल में ऐसा कौन सा औषधि खिलाया जाता है जिसका बिल लाखों में बन जाता है? जो दवाई लगता है मालूम होता है। तो ऐसा कौन सा दवाई है जो 2, 4, 5 डोज में लाखों रुपए का बिल बना दिया जा रहा है? कई दवाई है सर, दवाई का लिस्ट ले लीजिए। आपको कहीं भी लगता है कि दवाई गलत दिया गया है या दवाई का रेट गलत, तो आप देख सकते हैं उसको।
कभी भी कोई भी जांच किया जा सकता है मेरे हॉस्पिटल में। कैसे कोई भी जांच कर दोगे? कोई भी जांच कर सकता है सर, अगर बिलिंग और दवाई किसी से गलत दिया जा रहा है तो कभी भी कोई जांच कर सकता है। कोई रिश्तेदार पूछ सकते हैं कि ऐसा ये दवाई कैसे दिया, कब दिया। अक्सर ऐसा परिवार जो अपने ही परिवार के किसी सदस्य के अस्वस्थ होने पर परेशान होता है, वहीं परिवार के लोग सही उपचार कराने व मरीज को स्वस्थ करने का मकसद लिए अस्पताल तो पहुंचते हैं, पर उन्हें भ्रमित कर उन्हें आर्थिक बोझ में लादा जाता है और ऐसे में मरीज की मृत्यु भी हो जाए तब भी अस्पतालों के लंबे चौड़े बिल परिजनों को आर्थिक कठिनाई देते नजर आते हैं। ऐसे संक्रमण के दौर में अस्पतालों की मनमानियों पर सार्थक ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जिससे इनकी मनमानियों पर विराम लग सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। आकाशगंगा साप्ताहिक फुटकर व्यावसायिक कल्याण समिति द्वारा सभी साप्ताहिक बाजारों को खोले जाने प्रशासन द्वारा सहमति दिए जाने पर आभार जताया गया है। साथ ही प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार बाजारों का संचालन करने की बातें कही गई। नगर पालिक निगम भिलाई और रिसाली के अंतर्गत आने वाले सभी 22 साप्ताहिक बाजारों को शुरू करने जिला प्रशासन द्वारा सशर्त अनुमति प्रदान की गई है, जिसके लिए आकाशगंगा साप्ताहिक फुटकर व्यवसायिक कल्याण समिति ने प्रशासन का आभार जताया है। साथ ही प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक बाजारों का संचालन करने की बातें कही हैं। समिति द्वारा सभी सब्जी व्यवसायियों को दोपहर 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक बाजार लगाने निर्देश दिए गए हैं। इसकी जानकारी समिति के सचिव प्रमोद सिंह ने दी। देखिए, कोविड-19 के चलते पिछले 7 महीने से जो है बाजार हम लोग का 5 महीना तो लगा ही नहीं। बीच में लॉकडाउन के कारण जो है कहीं कहीं कोई व्यापार कर रहा था। 50 से 60% साप्ताहिक बाजार वाले जो है बाजार में सुविधा नहीं होने से नहीं लगा रहे थे। और दूसरी बात क्या है कि दिन में लगाते हैं, सब्जी खराब होता है, इतनी सब्जी महंगी है। और जब हमारे कलेक्टर महोदय ने ये टाइम दे दिया कि सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक लगाएं, तो हम लोग अब हमारी समिति आकाशगंगा साप्ताहिक फुटकर व्यवसायिक कल्याण समिति ने निर्णय लिया है अपने सारे लोगों से राय सलाह मशवरा करके कि हम शाम को 3 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक व्यापार करेंगे। और अपने सारे लोगों को ये समझाइश भी दे दी है कि 8 बजे के बाद जो भी अगर व्यापार करेगा उसे अर्थदंड शासन प्रशासन उछलेगी। और कोविड-19 के तहत जो नियम है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये लगा करके हम लोग साप्ताहिक बाजार में 3 बजे से लेकर 8 बजे तक व्यापार करेंगे। ये टाइमिंग जो है और डेट रखे हैं हम लोग 6/10/2020 से, यानी मंगलवार से ये सारे साप्ताहिक बाजारों में लागू होगा। गौरतलब है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले सब्जी व्यापारियों पर प्रशासन द्वारा अर्थदंड लगाया जाएगा। सब्जी व्यापारियों सहित खरीदारी करने आए लोगों से भी प्रशासन ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। हाथरस की गैंग रेप पीड़िता मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने व मृतका को अपनी श्रद्धांजलि देने महुआरी मरोदा के युवा कांग्रेस व महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने कैंडल जलाकर याद किया। हाथरस में हुई घटना में मनीषा वाल्मीकि के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के बाद चोरी छिपे पुलिस बल के द्वारा मनीषा के शव को बिना परिवार वालों को बताए व दिखाए जला देने से आक्रोशित महुआरी मरोदा में युवा कांग्रेस व महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों द्वारा बीआरपी चौक में कैंडल मार्च निकाला गया और प्रदर्शन किया गया, जहां उस पर हुए अत्याचार को याद कर यूपी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी यहां पर की गई। साथ ही कैंडल जलाकर मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि दी गई। इस पर युवा कांग्रेस व महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। योगी सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, योगी सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। आज मनीषा बहन के लिए हम पूरे देश के प्रति जो भावुक होकर रिसाली नगर निगम वार्ड 15 में उनको श्रद्धांजलि दिए और उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ पूरा देश ही नहीं, हम पूरे महिलाएं भी एकत्रित होते हुए उन्हें योगी आदित्यनाथ जी को, उनकी सरकार के प्रति और मोदी सरकार के प्रति पूरा देश जाग उठा है। उत्तर प्रदेश हाथरस में जो मनीषा बहन के विरुद्ध हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, उन्हें उनके कातिलों को फांसी देना है। इसी प्रकार पूरा देश विरोध करता है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नारी का सम्मान करें, लेकिन आज मैं मोदी से सवाल करना चाहता हूं, मैं ही नहीं पूरा देश सवाल करना चाहता है कि मोदी जी आज कहां हैं। ना ही वहां मीडिया को जाने दिया जा रहा है, ना ही पुलिस प्रशासन इस तरह मीडिया के प्रति वहां महिलाओं को रोका जा रहा है। आज पूरा देश उसके खिलाफ है और विरोध कर रहा है। मनीषा बहन के साथ आज जो भी हुआ है उससे हम बहुत दुखी हैं और भयभीत है कि बाहर कैसे जाएं।
बाहर जब कोई ऐसे इंसिडेंट हो तो थोड़ा सा अगर हम हेल्प ना कर सके तो एटलीस्ट फ़ोन तो पुलिस को कर सके। शायद आपकी छोटी सी कोशिश कल की कोई एक लड़की की ज़िंदगी को कामयाब रहे बचाने में। थैंक यू। हाथरस की घटना के बाद से पूरे भारत में जहां अलग अलग दलों के साथ सामान्य जन भी इस निंदनीय घटना के खिलाफ आवाज बुलंद करते देखे जा रहे हैं और साथ ही मनीषा के साथ हुए अत्याचार पर उसे अपनी श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री कब तक उन आरोपियों को पकड़कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। रिसाली युवा कांग्रेस व ब्लॉक 6 के कार्यकर्ताओं द्वारा हाथरस में हुई निंदनीय घटना के विरोध में
पुतला दहन किया गया। बीते दिनों यूपी सरकार के द्वारा हाथरस में हुई बच्ची के साथ दुष्कर्म के साथ उसके शव को बिना घर वालों को दिखाए जलाए जाने के विरोध में रिसाली युवा कांग्रेस व ब्लॉक कांग्रेस 6 के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला बनाकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश दर्ज कराते हुए पुतला दहन किया गया। इसी मामले में रिसाली के कार्यकर्ताओं ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। आज जो नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया है, यहाँ से शुरुआत होगी मोदी सरकार की अंत्येष्टि। अब हम लोग कांग्रेस के लोग कसम खाते हैं इस मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि जब से मोदी सरकार आया है किसी ना किसी का मर्डर होता है, किसी ना किसी का बलात्कार होता है, किसी ना किसी का हत्या होता है। इस सरकार का यही काम है, ना युवाओं को रोजगार देता है, ना किसानों की मांग को मानता है। किसानों को भी साथ भी लाठीचार्ज करता है और अधिकारियों के साथ भी लाठीचार्ज करता है, महिलाओं के साथ बलात्कार करता है। वो नरेंद्र मोदी सरकार करता है, दूसरा कोई नहीं करता है। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस पार्टी अभी हर मोर्चे पे आगे लड़के लड़ेगी और इस मोदी सरकार को हटा के रहेगी, क्योंकि मोदी सरकार जब से आया है अनेक अत्याचार हो रहे हैं। अनुसूचित जाति के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। यूपी में जो जब से योगीनाथ सरकार आया है अनुसूचित जाति महिलाओं का हत्या हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है। इतना होने के बाद भी मोदी चुप बैठा है, योगी चुप बैठा है। इससे समझ लीजिए कि ये लोग लंद फंद गलत करने आए हैं, किसी का भला करने नहीं आए हैं। किसी का भला यदि कोई करती है वो है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ही इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगी और कांग्रेस ही न्याय दिलाएगी। युवक कांग्रेस के द्वारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जो जो बालिका के साथ में अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, बलात्कार हुआ है और उसके हिंदू धर्म के खिलाफ जो उनकी अंत्येष्टि की गई, उसको जलाया गया रात के 2:30 बजे। ये बहुत निंदनीय कार्य है और जब से मोदी सरकार और योगी सरकार इस देश में बसी है तब से हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार, युवाओं के साथ नाइंसाफ, किसानों के साथ में अत्याचार, मजदूरों के साथ में अत्याचार। यही अत्याचार करने के लिए सरकार बैठी है और हिंदुत्व का जबरदस्ती ढूंढ ढिढोरा पिटती है। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं समझता हूं कि युवक कांग्रेस ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता इस सरकार के खिलाफ होकर के कार्य करना चाहिए और इसको हटा करके उखाड़ करके फेंकना चाहिए, क्योंकि ये झोली वाले हैं, झोली लेकर के चले जाए। हाथरस मामले में जिस तरह से पूरा देश विचलित हो उठा है, उसे न्याय मिल जाने और पीड़ित परिवार को यूपी सरकार द्वारा अपनी बच्ची के साथ हुए अत्याचार को लेकर न्याय की मांग को लेकर सभी जगहों पर कांग्रेस व अन्य दलों द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और प्रदर्शन का दौर जारी है। अब देखना ये होगा कि पीड़ित परिवार तक न्याय की राह कब तक पहुँच पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। निगम प्रशासन द्वारा कोहका स्थित शुभम कॉलोनी में दोबारा कार्रवाई करते हुए मार्ग संरचना को हटाया गया। निगम द्वारा यहां हुए रजिस्ट्री करार को शून्य करने की कवायद शुरू की। नगर पालिक निगम भिलाई जोन 1 के अंतर्गत आने वाले कोहका क्षेत्र स्थित शुभम कॉलोनी में अवैध प्लाटिंग को लेकर नगर निगम प्रशासन ने फिर से कार्रवाई की है। मार्ग संरचना को हटाकर डीपीसी लेवल को ध्वस्त किया गया है। अवैध प्लाटिंग के लिए तैयार बाउंड्री वाल को तोड़ने तैयारी की जा रही है, जिसके लिए खरीदी बिक्री से संबंधित दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अवैध प्लाटिंग पर हो रही कार्रवाई के दौरान कोई भी शख्स सामने नहीं आया। लगभग 3 एकड़ की जमीन को कई टुकड़ों में विभाजित कर अवैध कब्जेधारी द्वारा इसे बेचने की तैयारी की गई थी। मौके से 25 ट्रिप से अधिक मुरम जब्त किया गया। इस दौरान जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरी अपनी टीम के साथ मौजूद थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। शनिवार की देर रात दुर्ग बालौद रोड पर स्थित ग्राम कुथरेल में हुए 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने हुई टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत हो गई तथा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अंडा थाने से मिली जानकारी के अनुसार इस सड़क हादसे में मरने वाले देवरी, कचांदुर व धमधा के निवासी। बताया जा रहा है कि रात के समय सड़क पर सामने से आ रही मोटरसाइकिल का अंदाजा न लग पाने की वजह से दोनों मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई। अमृत मिशन योजना के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन के चलते शहर के मुख्य मार्ग पर
ट्रैफिक अव्यवस्थित हो गई है। सड़क पर फैले मलबे व गड्ढों के कारण लोग वन वे में फंसे नजर आए। पेयजल व्यवस्था के चलते शहर भर में अमृत मिशन योजना के तहत जगह जगह गड्ढा खोद पाइपलाइन बिछाने का कार्य वृहद स्तर पर जारी है। वहीं इन गड्ढों से निकलने वाले मलबे सड़क पर पूरी तरह पसरे पड़े हुए हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना रोजाना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि अमृत मिशन योजना के तहत जिस तरह से शहर के वार्डों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, उसी तर्ज पर अब शहर के मुख्य मार्ग पर ही गहराई वाले गड्ढे खोद पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ऐसा ही नजारा राजेंद्र पार्क स्थित चौक में नजर आया, जहां एक साइड के मार्ग को बंद कर पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करते देखा जा रहा है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के खुलते ही शहर में आवागमन बढ़ सा गया है, जिसके चलते शहर की सड़कों पर अब लोगों का आना जाना काफी संख्या में बढ़ भी गया है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई है। अब देखना ये होगा कि दुर्ग के राजेंद्र पार्क चौक साइड पर कब तक पूरा कार्य होकर गड्ढों को पाटा जाता है, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। ब्रेक के बाद हाजिर हैं कुछ और खबरों के साथ। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। महापौर देवेंद्र यादव की पहल से कोसा नाला में 17 करोड़ रुपए की लागत से रिटेनिंग वॉल बनाया जा रहा है, जिससे निचली बस्तियों में पानी भरने की शिकायत से लोगों को निजात मिलेगा और हजारों परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा। बरसात के दौरान कोसा नाला में उफान आने से निचली बस्तियों में पानी भरने की समस्या सालों से बनी हुई थी, जिसकी वजह से बरसात के दिनों में लोगों को परेशान होना पड़ता था। भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने इस समस्या से लोगों को निजात दिलाते हुए नाले के विकास कार्य और सौंदर्यीकरण कराने की पहल की, जिस पर काम शुरू होने जा रहा है। कोसा नाला में 17 करोड़ रुपए की लागत से रिटर्निंग वॉल बनाया जाएगा, साथ ही 5 जगह पुल भी बनाए जाएंगे। महापौर देवेंद्र यादव के निर्देश से निगम प्रशासन कोसा नाला के विकास कार्य को शुरू करने जुट गया है। टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग जिले के धमधा नगर पंचायत में जिला सहकारी बैंक की शाखा का भूमि पूजन मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे।
दुर्ग जिले के धमदा नगर पंचायत में जिला सहकारी बैंक की शाखा का भूमि पूजन छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि धमदा के विकास के लिए शासन प्रतिबद्ध है। आपकी ओर से जो सुझाव हैं, उन्हें रखिए, हम तत्परता से कार्रवाई करेंगे। चाहे धमदा में अच्छा अस्पताल का विषय हो या इंग्लिश मीडियम स्कूल का, सबसे अच्छी सुविधाएं देने की दिशा में सरकार द्वारा लगातार कार्य करने की बातें उन्होंने कही। धमदा क्षेत्र में सोसाइटी स्वीकृत किए जा रहे हैं, इससे निकट में ग्रामीणों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सिंचाई का दायरा बढ़ाने बड़े स्तर पर कार्य किए जाएंगे। जैसा जो निर्माण होना है उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम था। इसी बहाने किसानों से और किसान प्रतिनिधियों से चर्चा करने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। हम किसानों का धान 2500 रुपये क्विंटल में खरीदते हैं। हम यहाँ के गरीबों को 1 रुपये किलो में चावल देते हैं। और जिस तरीके से केंद्र सरकार के भी नए नए कानून आ रहे हैं, उन कानूनों से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी भी प्रभावित होने वाला है, गरीबों का चावल भी प्रभावित होने वाला है। उसके बारे में भी चर्चा करना था और क्षेत्रीय विकास के बारे में हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ जो आवश्यक हो सका वो सारी बातें हुई। आने वाले समय में धर्मपुरा हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है। अभी आज ही भूमि पूजन का कार्यक्रम उसका रखने के बारे में विचार चल रहा था, लेकिन अब चूंकि कोरोना के चलते डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो मुझे ऐसा लगता है एक हफ्ता 10 दिन के बाद इसका भी भूमि पूजन का काम हम शुरू करें। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में एग्रीकल्चर के साथ हम सबको न केवल वेटनरी का, न केवल फिशरी का, न केवल पोल्ट्री का, डेयरी का और हॉर्टिकल्चर का, और आप इस सब विकास तो करना ही है। और आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में कल ही महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पे हमने एक महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ है। अब उसके माध्यम से हम वानिकी के भी कॉलेजेस प्रारंभ करेंगे, हॉर्टिकल्चर के कॉलेज तो प्रारंभ किए ही जा रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग के भी कॉलेज प्रारंभ करेंगे, डेयरी टेक्नोलॉजी पे भी इस साल हम 2 कॉलेज प्रारंभ करने जा रहे हैं, फिशरी के भी हम 1 कॉलेज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस तरीके से हमारा पूरा जो विजन है इस सबको लेकर के हम छत्तीसगढ़ के विकास के, गरीबों के मदद के लिए कैसी योजनाएं लाई जा सके और छत्तीसगढ़ की पहचान इस सारे फील्ड में कैसे बन सके, उसके बारे में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोकार्पण के इस मौके पर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्ग सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए धमदा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण में भिलाई को नंबर 1 बनाने निगम प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई। पहले चरण में शहर के विभिन्न स्थानों में आवाजाही में बाधक बने कटीली झाड़ियों की कटाई करने का कार्य शुरू किया गया है। नगर पालिक निगम भिलाई का स्वास्थ्य अमला स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में भिलाई को नंबर 1 बनाने की तैयारियों में जुट गया है। सर्वेक्षण के मापदंडों के अनुसार न केवल सड़क नालियों की साफ सफाई और कटीली झाड़ियों की कटाई की जा रही है, बल्कि विशेष अभियान चलाकर पूरे शहर में फैले कचरे को साफ किया जा रहा है। आवागमन में बाधक बन रहे कटीली झाड़ियों और गाजर घास को हटाया जा रहा है। शहर में स्वच्छता बनाए रखने लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही सफाई कार्य के लिए सभी जोन क्षेत्रों में टीमें गठित की गई हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ पिछले महीने शिवनाथ नदी में लगातार बढ़े जल स्तर व बाढ़ के चलते एक बड़ा पेड़ एनीकेट पर आ गया था, जिसे नदी का जल स्तर कम होने पर रविवार को हटाया गया। पिछले माह लगातार हुई बारिश के चलते सभी नदी नाले अपने शबाब पर बह रहे थे। उसी के चलते बड़े बांध से भी पानी छोड़ा गया था, जिससे नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया था। स्थिति बाढ़ जैसी निर्मित भी हो गई थी। इसी बाढ़ की स्थिति में शिवनाथ नदी स्थित महमरा एनीकेट पर एक बड़े पेड़ की शाखा बहकर नीचे आ गई थी, जिसे महमरा एनीकेट के ऊपर से पानी बहने के कारण नहीं हटाया जा सका था। रविवार को नदी का जल स्तर कम होने के कारण एनीकेट पर फंसे पेड़ को मशीन के द्वारा काटकर हटाया गया, जिससे एनीकेट पर चलने वाले लोगों को काफी आसानी हो गयी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आप सभी दर्शकों से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।